Hello everyone, welcome back to my Learning Homemaker. So, if you're preparing for UPTGT or GIC lecturer English exams, then you are already know how crucial the section on literary term devices in form of literature is. It is highly scoring, but at the same time, it can be quite tricky if you don't know exactly what to study. So in today's class, in today's video, I have compiled a complete high yield masterclass based entirely on previous year questions papers. We are going to break down everything into four highly categorized ठीक है categories. First, major forms of poetry, where we will cover everything from sonnets and elegies to dramatic monologues. Okay. Then the second form is major forms of dramas and prose, focusing on tragedies, comedies, and picaresque novels. Right. Number three is most important literary devices or figure of speech, along with their classic examples. Okay. Number four, critical and historical concepts, including high yielding terms like catharsis, hamartia, and negative capability that are frequently repeated by the board. Okay, so the best part, I have designed a special print friendly study guide PDF featuring our channel's logo and watermark, which you can download to make your revision incredibly easy. मैंने इसको PDF मोड में तैयार किया है. अगर आप लोग बोलेंगे तो आई विल मेक माई टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड इट टू यू ऑल देयर. सो and make sure to grab your notebook, pay close attention to the classic quotes we discuss, and let's dive right into the session. If you are new to the channel, then don't forget to hit that subscribe button and let's get started. चलिए start करते हैं. So फर्स्ट हमारा है सोनेट. तो जैसा कि आप सभी को पता है, सोनेट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पेट्राचन और एक शेक्सपियरियन. तो आप सभी को पता है जो पेट्राचन सोनेट्स होता है, पहले तो व्हाट इज सोनेट. तो सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई 14 लाइन की पोएम होती है. पेट्राचन में आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है आपका एन ऑक्टेव, मतलब मीन्स टू से 8 लाइन्स, एंड फॉलोड बाय अ सेस्टेट. सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स. ओके. और इसकी यूजली राइमिंग स्कीम होती है ABBA. वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है क्योंकि मुझे यहाँ पर हमें शॉर्ट में पढ़ना था, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम्स विद अस. सो बहुत ही नियर है हमारा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा था डीप स्टडी के बजाय हम शॉर्ट जैसे हम इजीली और स्मार्ट स्टडी कर पाएँ. तो इसकी राइम स्कीम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. पेट्राचन सोनेट की होती है ABBA फॉर द ऑक्टेव, है ना. और वाइल द सस्टेज वेरीज ऑफन CDE और CDC. सेस्टेज की ये होती है. तो सेकंड होता है हमारा शेक्सपियरियन सोनेट. तो शेक्सपियरियन सोनेट और ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्टरन्स. 3 क्वार्टरन्स होते हैं और हर क्वार्टरन से 4 लाइन्स ईच होता है. ओके. एंड कंक्लूड विद 1 कपलेट, और कंक्लूजन उसका होता है 1 कपलेट से जो 2 लाइन्स का होता है. इसकी राइम स्कीम टिपिकली होती है जो AB CD EF GG. ओके. आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो. शेक्सपियरियन वाले सोनेट की AB CD EF GG. ओके. तो ये थे हमारे सोनेट. इसके बाद हम आते हैं हमारी एलेजी पे. तो देखिए, एलेजी इज अ mournful, melancholic और plaintive poem, especially a funeral song or a lament for the dead one. मतलब एक ऐसी एलेजी एक सीरियस पोएम रिफ्लेक्शन है. टिपिकली जो हम किसी डेड पे कोई लेमेंट करते हैं, हम शोक प्रकट करते हैं, उसके लिए होती है. एंड इसमें यूजुअली हम हमेशा रूरल और नेचुरल सेटिंग रखते हैं. द पेस्टोरल वर्ड वेयर द पोइट एंड डिसीज्ड आर रिप्रेजेंटेड एज शेफर्ड्स. ठीक है. पेस्टोरल एलेजी इज हाईली इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपने मिल्टन्स के लिसीदास में देखा होगा, शैलीज के एडोनिस में देखा होगा. ओके. तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओड.
ओड का आप सब लोगों को पता है, ओड इज अ फॉर्मल लॉन्ग लिरिक पोएम, सीरियस इन सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड इन स्टाइल एंड एलोबरेट इन इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर। जो आपका ओड होता है वो बहुत लॉन्ग लिरिक पोइम होता है जिसका सब्जेक्ट सीरियस होता है और एलिवेटेड इन स्टाइल, बहुत ही उठी हुई, मतलब बहुत हाई फाई, एंड एलिबरेट इन इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें भी आपके आप बोलोगे तो इसमें एक तो होता है पिंडारिक ओड, एक होता है हॉरेशियन ओड। ठीक है, पिंडारिक के आपके दे फॉलो अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर। उनके 3 पार्ट स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो स्ट्रोफी, द फर्स्ट स्ट्रेंजर वेयर द कोरस मूव्स इन वन डायरेक्शन। स्ट्रोफ आपका होता है जिसमें आपका जो फर्स्ट स्ट्रेंजर वेयर द कोरस मूव्स इन वन डायरेक्शन में ही कोरस मूव करता है। एंटीस्ट्रोफ है आपका सेकंड स्ट्रेंजर जिसमें मिररिंग द फर्स्ट एज द कोरस मूव्स बैक, मिररिंग द फर्स्ट एंड द कोरस मूव्स बैक। एपोड होता है आपका दैट इट इज़ द थर्ड स्टैंजा विद अ डिफरेंट मीटर डिलीवर्ड वाइल द कोरस स्टैंड स्टिल। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड एपोड पिंडारिक के। नाउ द सेकंड वन हॉरेशियन ओड, ये क्या होता है, तो नेम्ड आफ्टर द रोमन पोइट था जो हमारे होरेश। ठीक है, ये दीज आर मोर पर्सनल, कंटेम्पलेटिव एंड ट्रैंक्विल। ठीक है, जो रोमन पोइट था होरेश उसके नाम पर बना है। जो पिंडारिक वाला था वो और जो पिंडारिक जो था वो आपके नेम्ड आफ्टर ग्रीक पोइट पिंडार। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, पब्लिक इन नेचर, मतलब ये पब्लिक इन नेचर होते हैं, बट जो होरेशियन है वो थोड़े से पर्सनल होते हैं बट कंटेम्पलेटिव होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस। और होरेशियन के स्ट्रक्चर क्या होता है, दे आर होमोस्ट्रॉफिक, होमोस्ट्रॉफिक होते हैं। मीनिंग मतलब एवरी स्ट्रेंजर फॉलोज द सेम मीटर, हर स्टेंजा में सेम मीटर होगा एंड राइम स्कीम थ्रू आउट द एंटायर पोएम सेम ही रहता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एपिक। तो देखिए, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम on a grand scale dealing with the heroic figure and a subject of cosmic importance। ठीक है, आपका जो एपिक है ये नैरेटिव टिपिकली बिगिंस इन द मिड्स ऑफ थिंग्स रादर देन एट द एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजिकल बिगनिंग। ठीक है, इसमें एक फॉर्मल प्ली होती है फॉर एड एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अ डिटी। ठीक है, जैसे कि हमारे ओपनिंग है मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट में, है ना, इस टाइप से हम किसी की वंदना करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ग्रैंड स्टाइल होता है इसका, और हीरोइक फिगर और सब्जेक्ट ऑफ कॉस्मिक इम्पोर्टेंस होती है इसमें। ठीक है, कहानी की शुरुआत अक्सर बीच से ही होती है, मतलब मुख्य घटना के बीच से। ठीक है, और इसको लिखने के लिए हमेशा देवी का आह्वान करते हैं, जैसे कि पास्ट मैंने अभी आपको बताया मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट में है। ओके, और इसकी भाषा बहुत ही, मैंने बता दिया, ग्रैंड स्टाइल होती है। ठीक है, बहुत ही उच्च श्रेणी की, हाई मतलब। ठीक है, और इसकी मतलब जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा विशाल होता है और बहुत दूर दूर तक फैला होता है। महाकाव्य बोलते हैं ना, एपिक मीन्स महाकाव्य। ठीक है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट के इनको किससे इम्प्रेस होकर बनाया था इन्होंने, इलियाड और ओडिसी के। ठीक है, इलियाड और ओडिसी से जो होमर के लिखे हुए थे। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज बैलेड। तो देखिए, बैलेड पे बढ़ते हैं आगे। सो अ फोक सॉन्ग or poem that tells a story in short stanzas traditionally passed down orally। तो बैलेड जो होते हैं वो एक तरह से आपको बोल सकते हो आप फोक सॉन्ग, मतलब ठीक है, यह एक ऐसी पोएम होती है जो किसी भी स्टोरी का वर्णन करता है। ठीक है, जैसे हमारे ओल्ड टाइम में हम इनको गा के सुनाया करते थे ना, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते आ रहे हैं, मतलब ओरली। ठीक है, कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये नैरेटिव होते हैं क्योंकि इसमें कहानी सुनाई जाती है। जैसे कि आप ट्रेजेडी का वर्णन ले लीजिए, किसी भी करेजियसनेस किसी की, तो और इनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही कॉमन होती है, बहुत ही वैसी आम भाषा में लिखा जाता है ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। जो इसके स्टैंजा होते हैं वो 4 पंक्तियों वाले छंदों में लिखे जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एंड इनकी राइम स्कीम
मोस्ट प्रोबेबली ए बी सी बी ए बी होती है, ए बी या फिर ए बी सी बी, इस टाइप से, ठीक है। जो सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है और जॉन कीट्स की ला बैलेडियम सेंस मर्सी है, ये भी आपके बहुत ही फेमस बैलेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया टिपिकली रिटेन इन 4 लाइन स्टैंजा क्वार्टर विद एन ए बी सी बी राइम स्कीम। जो जॉन कीट्स की ला बैलेडियम सेंस मर्सी है और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये फर्स्ट ओपनिंग पोएम है सैमुअल टेलर कॉलरिज की, जो इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखे थे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। तो ये एक बहुत ही फेमस बैलेड का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ओके, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ बैलेड, ठीक है। अब हम चलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है आप लोगों को पता है? सो ड्रामेटिक मोनोलॉग का आपका अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर रिवीलिंग देयर ओन करेक्टर, मीन्स टू से एक ऐसी पोएम जिसमें केवल एक ही व्यक्ति बोलता है, मतलब ओनली वन स्पीकर, सिंगल स्पीकर, और यह जो स्पीकर है खुद कवि नहीं है बल्कि एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पर्सन है, बल्कि एक काल्पनिक पात्र होता है, ठीक है। और इसमें एक लिसनर होता है जो हमेशा जो बोल रहा है स्पीकर उसकी बातें सुनता है, लेकिन वो पूरी पोएम में कुछ नहीं बोलता। इसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, मतलब वो जो स्पीकर है उसको अपने बारे में ही बातें उसको पता लगती हैं, जैसे उसका नेचर, उसकी साइकोलॉजी, उसका करेक्टर, तो उसकी छिपी हुई चीज़ें को उजागर करना होता है, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो है मास्टर ऑफ दिस फॉर्म माई लास्ट डचेस, जो है माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, ठीक है। और प्रोफेरियाज लवर ये भी है इनका। जैसे टी.एस. इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, ये भी बहुत ही ड्रामेटिक मोनोलॉग, बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर। सो चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, लिरिक, ठीक है। सो व्हाट इज़ लिरिक? A short, highly musical poem that expresses the personal emotion or feeling of a single speaker, ठीक है। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो गीति काव्य, मतलब कविता का वह रूप, पोएम का वह रूप जिसमें जो पोएम है अपने पर्सनल थॉट्स को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने मन की स्थिति को, मतलब बहुत ही शॉर्ट में और म्यूज़िक के ज़रिए व्यक्त करता है, राइट। समझ में आया? मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। अ शॉर्ट हाईली म्यूजिकल पोएम दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशन, अपने निजी विचारों को, निजी फीलिंग्स को एक सिंगल स्पीकर किसके तरीके से बहुत संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट में और म्यूजिक के वे में वो लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायरी, ठीक है। सो इसमें अपनी निजी भावनाएं अनुभव पर केंद्रित है, ठीक है। और इसको लायर, जो मैंने बताया ना, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर, उस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, ठीक है। एक ये इंस्ट्रूमेंट है लायर, उसके साथ गाया जाता है, ठीक है। इसमें आमतौर पर मतलब जैसे बहुत छोटी छोटी स्मॉल पोइम्स होती हैं जिसमें फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस किया जाता है, इमोशनल इंटेंसिटी होती है उनमें, ठीक है। या तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम, दुख, खुशी, सब का वर्णन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन चलते हैं हमारा सेकंड। अब हम उस पर आ गए हैं। अभी तक हमने ये हमारा किया था मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अब हम आ गए हैं मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे ट्रेजेडी। सो व्हाट इज़ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले डीलिंग विद ट्रेजिक इवेंट्स एंड हैविंग अनहैप्पी एंडिंग, स्पेशली कंसर्निंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, ठीक है। Tragedy typically refers to a drama that depicts the downfall of a noble protagonist. Protagonist मतलब आप जानते हैं ना, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं ट्रेजेडी के, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? हमाशिया मतलब ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। और एरर इन जजमेंट, जैसे आपका हैमलेट का था, एरर जजमेंट की वजह से टू बी और नॉट टू बी वो सोचता ही रह गया, बहुत हर चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाया टाइम पर, तो लीड्स टू द हीरोज रुइन, वो किसका कारण बन जाता है? हीरो के रुइन का। तो इसके की कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला आप हमार्शिया है, ठीक है।
ये सारे अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट हैं, क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेजेडी के, ठीक है। दूसरा हमारा ह्यूब्रिस है। मैंने आपके लिए बहुत सारे ये लिटरेरी टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स कराए हैं। अगर आप चाहें तो जाकर मेरा लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने बहुत ही इजीली वे में ये सारे लिटरेरी टर्म्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वो मैंने करवाए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मतलब ऐसे कि रटने वाले नहीं हैं, बहुत ही इजीली आप डेली लाइफ एक्सपीरियंस से समझ के उनको कभी भूलेंगे नहीं। तो ह्यूब्रिस, इसका की कॉन्सेप्ट ह्यूब्रिस भी है अरिस्टोटल के हिसाब से, तो एक्सेसिव प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर आ जाता है तो ह्यूब्रिस। एनार्गोनोरिसिस, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, क्रिटिकल रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगनिस्ट, है ना। पैरीपीटिया, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, एकदम से बदल जाना किस्मत का, मतलब बोलते ना जमीन से बिल्कुल आसमान पे पहुंचा देना, ठीक है। कैथारसिस, द पर्जिंग और क्लीजिंग ऑफ इमोशंस, मतलब इतना जुड़ जाना देखकर किसी दर्शकों के हमारी आंखों से आंखों बहने लगे, है ना। तो ये आपका ट्रेजेडी था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके ट्रेजेडी के बहुत सारे, कुछ शेक्सपियर ट्रेजेडी हैं, अब वो बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, है ना। रिवेंज ट्रेजेडी भी हैं बहुत सारी, एलिजाबेथन एज की, ठीक है। आपकी डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी है, मिलर्स की डेथ ऑफ ए सेल्समैन है। क्लासिकल ट्रेजेडी भी है हमारी, सोफोक्लीज एंड ओडिपस रेक्स, ठीक है। तो ये सब ट्रेजेडीज़ के एग्जाम्पल थे। अभी हम आ जाते हैं हमारे कॉमेडी पे, ठीक है। कॉमेडी आपको पता ही है, अ ड्रामेटिक वर्क दैट इज़ लाइट एंड ह्यूमरस, यूजली विद अ चीयरफुल और हैप्पी एंडिंग, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, ठीक है। और ड्रामेटिक वर्क है जिस बहुत ही लाइट होता है, ह्यूमरस होता है, हास्यास्पद होता है, और यूजली विद अ चीयरफुल और हैप्पी एंडिंग। जैसे आपकी टाइप्स यहाँ पर दिए हैं, रोमांटिक कॉमेडी आपकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है बेन जॉनसन की, है ना। और आपकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स है रेस्टोरेशन एरा की। और शेक्सपियरियन अगर कॉमेडी अगर आपको बोला जाए या रोमांटिक कॉमेडी बोला जाए तो आपकी 12th नाइट हो गई, एज यू लाइक इट हो गई, है ना। और सेंटिमेंटल कॉमेडी बोला जाए तो आपकी 18th सेंचुरी रिएक्शन अगेंस्ट जो रेस्टोरेशन वाइस थी, है ना। सो ये सब कॉमेडी होता है। ट्रेजी कॉमेडी आपका हो गया अ प्ले दैट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। एक ऐसा प्ले जिसके अंदर ट्रेजेडी भी हो, कॉमेडी हो, ब्लेंड ऑफ बोथ, ठीक है। जैसे शेक्सपियर के लेट प्लेज लाइक द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। नाउ क्रॉनिकल प्लेस, तो हिस्टोरिकल ड्रामाज बेस्ड ऑन इंग्लिश हिस्ट्री क्रॉनिकल्स, तो वो सारे क्रॉनिकल्स प्लेज में अंदर आते हैं। जैसे शेक्सपियर का हेनरी IV है, रिचर्ड III है, मार्लोज एडवर्ड II है, ठीक है। ये सब उसके ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्रॉनिकल्स प्लेस के। नाउ दूसरे उस पे आते हैं हमारा क्लोजेड ड्रामा। व्हाट इज क्लोजेड ड्रामा? देखिए, अ प्ले दैट इज रिटेन टू बी रीड रादर देन परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। एक ऐसा प्ले मतलब ऐसा क्लोजर ड्रामा करते ऐसी प्ले से है जिन्हें मतलब विशेष रूप से मतलब परफॉर्म करने के लिए, बल्कि केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं, उन्हें पढ़ने के लिए लिखा जाता है। जैसे क्लोजेट का मतलब ही निजी कमरा होता है। देखिए, आप क्लोजेट का अगर आप मीनिंग पढ़ेंगे तो क्लोजेट का मीनिंग ही होता है अपना निजी कमरा, मतलब अपना पर्सनल। तो ऐसे प्लेस जिन्हें कोई पाठक एकांत में बैठकर, कोई भी रीडर है तो वो एकांत में बैठकर स्वयं पढ़ने के लिए लिखता है, ठीक है। और इन्हें भले ही हम स्टेज पर नहीं शो करते हैं, पर डायलॉग और मंच निर्देश, स्टेज डायरेक्शन होते हैं सब कुछ इनमें। इनका मेन जो उद्देश्य है इनका, वो है किसी नाटक को प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन और साहित्य का आनंद लेना होता है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सैमसन एगोनिस्टीज और पी शेली की प्रोमेथियस अनबाउंड, ठीक है। दीज बोथ आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेट ड्रामा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिकारेक्स नॉवल, ठीक है। हाँ जी, तो पिकारेस्क नॉवल आपके
एक अ जॉनर ऑफ रोज फिक्शन दैट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रॉगिश बट अपीलिंग हीरो ऑफ लोअर सोशल क्लास। मतलब पिकारस नोवेल एक ऐसी बहुत ही प्यारी सी रचना है जहाँ मतलब देखिए, पिकारस शब्द स्पेनिश शब्द पिकारो से आया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जिसका मीनिंग होता है स्टूपिड या रॉगिश बोल रहे हैं ना, बदमाश। तो इस टाइप के जो भी नॉवेल होते हैं ना, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसकी कहानियाँ होती है, तो वो समाज के ना मतलब सोशल के लोअर क्लास से आता है, और वो अपनी विट से, अपनी चतुराई से वो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, तो पिकारस नोवेल मोस्टली ऐसे ही होते हैं, उनकी थीम ऐसी ही होती है। तो जो नायक होता है पिकारो, इसका कोई महान आदर्शवादी व्यक्ति नहीं होता है। मतलब आप सोचो कि बहुत ही नोबल मैन होगा इसका हीरो, नहीं, वो एक तरह का मतलब होते हैं ना, बल्कि कैसा होता है, बहुत ही नॉर्मल, थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा आवारा, बस थोड़ा अजीब सा, है ना। तो ऐसा होता है इसका हीरो। और अक्सर इसके प्लॉट क्या होते हैं, सीधा नहीं चलता। इसकी स्टोरी जो होती है वो अलग अलग घटनाओं में, एपिसोड्स में बटी रहती है। कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रैवल करता है जो हीरो होता है। ठीक है, और इसमें जो सोशल के जो सैटारिकल रूप में दिखाया जाता है, सोशल के जो करप्शन है उस चीज़ों को। ठीक है, और ये इसका सबसे फेमस उदाहरण मैं आपको अगर बोलूँ तो आपका जो लेज़ारिलो डी थॉमस, इसका पहला नॉवेल माना जाता है, जो 1554 में लेज़ारिलो डी टॉम्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स फाउंडलिंग। ठीक है, हकलबेरी फिन। ठीक है, मार्क ट्वेन की जो फेमस रचना है। ठीक है, और एक हमारे हिंदी में भी हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी, उनका जो गबन उपन्यास है, जो आपने शायद 12th में पढ़ा होगा। गबन में जो उनका हीरो है रमानाथ, उसके चरित्र में भी पिकारस वाले तत्व देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी आ गई हैं मोस्ट लिटरेरी डिवाइसेस, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सिमली आप सभी को पता है, सिमली में मोस्टली मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, आपको लाइक और एज जैसे वर्ड्स से जुड़े हुए मिलते हैं, उसमें कंपैरिजन भी होता है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, जैसे एज हंग्री एज अ वोफ, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। ठीक है, ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज लगाकर ही कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें बताया एज हंग्री एज अ वोल्फ, जैसे एज ब्रेव एज अ लायन, शाइन लाइक अ डायमंड। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड वन पे, मेटाफर। तो मेटाफर आप जानते हैं, एन इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसमें भी कंपैरिजन होता है दो अनरिलेटेड थिंग्स में, बट लाइक और एज यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इजंट लिटरली ट्रू। वो इस वे में डिस्क्राइब करते हैं जो ट्रू होता नहीं है, बट helps explain an idea or make a comparison by stating that one thing is another. ठीक है, सो आप बोल सकते हो लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और जैसे लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, ये क्या है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। लाइफ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, वॉकिंग शेडो से, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है, बट हम वी विल नॉट यूज लाइक और एज हियर। ठीक है, सो जैसे हम बोलते लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, in metaphor one thing is said to be the another thing, it does not use like or as, remember this. okay, चलिए अब आगे बढ़े। नाउ थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशन भी आपको पता है।
पर्सोनिफिकेशन क्या है? गिविंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या नॉन ह्यूमन थिंग को जब हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है वहाँ। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार क्या है? कोई पर्सन तो है नहीं, बट हमने उसको क्या बोल दिया? प्यार अंधा होता है। लव इज़ ब्लाइंड, तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। ठीक है, ये ग्रेस की एलिजी की बहुत फेमस लाइन है, तो इसमें भी आपका पर्सोनिफिकेशन है। जहाँ कहीं भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को या ह्यूमन करेक्टर नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे दी जाए तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति बोलते हैं ना जिसे। तो एन इंटेंशनल एक्सट्रीम एक्सोरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और फैक्ट। एक ऐसा अलंकार जहाँ किसी चीज़ को, किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ही अतिशयोक्ति है ना। जैसे हमारी बिग बॉस में तानिया मित्तल को बहुत लोगों ने ट्रोल किया था कि जब उसने बोला था कि मेरे किचन में भी लिफ्ट है, तो सब लोगों को लगा था ये हाइपरबोल है, बट एट लास्ट वो रियलिटी निकली। बट उस टाइम सबको ऐसा लग रहा था ये हाइपरबोल टाइप ना, अतिशयोक्ति कर रही है हर चीज़ की। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, ताकि उसका प्रभाव गहरा पड़े, है ना। जैसे हम एक तो मैं आपको हिंदी में एग्जांपल दूंगी। जैसे हनुमान जी की पूँछ में एक दोहा है, मैं आपको बोलूँगी। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। मतलब यहाँ बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कहा गया है कि हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग, ठीक है। सो हाइपरबोल मैंने आपको बताया। वाई मैन ही डॉट बिस्ट्राइड द नैरो वर्ड लाइक अ कॉलोसस। तो यहाँ पे जूलियस सीजर को आप कम, वैसे तो ये देखिए लाइक यूज़ किया गया है, मतलब सिमिलर टाइप, बट इसमें बहुत अतिशयोक्ति की है कि जूलियस सीजर को कितना पावरफुल बना दिया कि कॉलोसस एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है, तो उसका कंपैरिजन उससे करके और बोल दिया कि वो तो इतना बिग था कि उसके सामने सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। तो लाइक दिस। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन आपको पता ही है, विरोधाभास। दो कंट्रोडिक्टरी और अपोजिट टर्म्स जब एक साथ आ जाएं, टू कंट्रोडिक्टरी एंड अपोजिट टर्म्स अपीयरिंग साइड बाय साइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। बिटर स्वीट, लविंग हेट, ओपन सीक्रेट, कोल्ड हॉट। तो दो जब डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स आपके एक साथ आ जाएं तो आप क्या बोलेंगे? क्या है वहाँ पर? ऑक्सीमोरन, ठीक है, रिमेंबर दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑनोमोटोपोइया। तो अ वर्ड दैट इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज़ का, नेचुरल थिंग का कहीं पे भी कोई साउंड क्या है ना, जैसे हिस ऑफ ए स्नेक, द मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, तो वहाँ पर ऑनोमोटोपोइया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, हमेशा याद रखना। नाउ द नेक्स्ट वन, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। सेम रिपीटेशन होती है कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट की बिगनिंग से होती है, फिर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में भी होती रहती है। जैसे फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। एफ देखिए यहाँ पे कितनी बार आया है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस कोट है। किस प्ले से है शेक्सपियर के, मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी क्या है? एपस्ट्रॉफी एक ऐसा अलंकार है जिसमें किसी अनुपस्थित व्यक्ति या कोई डेड वन है या कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई थॉट है, जैसे कि समय, प्रेम, मृत्यु को सीधे संबोधित करते हैं, जैसे कि वो जीवित हो या वहाँ पर मौजूद हो, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित हो, ठीक है। जैसे हम बोल दें ओ दैट वेयर आर यू, सो यहाँ पर दैट को संबोधित किया जा रहा है, जबकि वो क्या है? एक विचार है ना, निर्जीव वस्तु या कोई भी ऐसा विचार, अमूर्त विचार जिसका हम बोल सकते हैं ना, लाइक, ठीक है। तो वहाँ पर होता है आपका एपस्ट्रोफी, अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड और एब्सेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज इफ इट वर प्रेजेंट, ठीक है। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ओ वर्ल्ड वेस्ट विंड। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये एपस्ट्रोफी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एपस्ट्रॉफी में हर चीज़ ऐसे डायरेक्ट एड्रेस की जाती है जैसे वो चीज़ जो डेड वन है या जो थॉट है उनका, वो वहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है।
सो जैसे इसमें मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, जैसे ये जो टेक्स्ट है ये किसके लिखा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई? ये बहुत ही फेमस कोट है, ठीक है, ये दोनों बहुत फेमस कोट हैं। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है। सो आप मुझे, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, या आपको इसके बारे में पता करना है? आंसर मैं ही बता दूँ, आप लोग बताएं या मैं बता दूँ? चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। देखो ये बहुत ही फेमस लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। तो दिस इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट लंदन 1802 बाय द रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है, जो कि लंदन 82 इसका नाम है, सोनेट है ये, ठीक है। और ये ओपनिंग लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एड्रेस किए हैं जॉन मिल्टन को, ठीक है, उनके लिए लैमेंटिंग करते हुए उनके सोशल स्टेट ऑफ इंग्लैंड, विशिंग मिल्टन वर अलाइव टू रिस्टोर द कंट्रीज मैनर वर्च्यू, ठीक है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ये कहाँ की है? ये ओ टू द वेस्ट विंड की है, पीबी शैली ने लिखी थी 1819 में, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मूव फर्दर, नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटीथेसिस, विरोधाभास, ठीक है। ये आपकी एक रिटोरिकल डिवाइस है that contrasts two opposing or contradictory ideas within a balanced and parallel grammatical structure, ठीक है। ये एंटीथेसिस, स्ट्राइकिंग अपोजिशन कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स सेंटिमेंट्स इन द सेम सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस में आपके दो आइडियाज, आपके विरोधाभास, कंट्रास्ट एकदम, ठीक है, दो डिफरेंट आइडियाज को आपको एक साथ जब प्रेजेंट किया जाए तो वो एंटीथेसिस होता है। जैसे मैं ये जो दिया हुआ है, टू अर्र इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये आपकी इसमें एक तरफ बोला जा रहा है कि इंसान से गलती हो सकती है पर माफ़ करना डिवाइन है। तो यहाँ मतलब गलती करने और माफ़ करने के विपरीत विचारों को जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, मतलब यहाँ पर चांदी और सोने और बोलने और चुप रहने का विरोध है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, मतलब कान सभी को दो पर बोलने वाला तो, अब इसमें दोनों ही कंट्रास्ट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोले मनुष्य सोचता कुछ और है, ईश्वर करता कुछ और है, ठीक है। सो ये कहलाता है हमारा एंटीथेसिस, मतलब जहाँ पर दो कंट्रास्ट आपका चीज़ें आ रही हों, दो विचार एक साथ कंट्रास्ट आपके एक सेंटेंस में आ रहे हों, ठीक है। तो चलिए आयरनी पे पढ़ते हैं। तो व्हाट इज आयरनी? आयरनी अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, ठीक है। मतलब जो होता है वो नहीं, कभी कभी हम जैसे कुछ बोलते हैं पर उसका मतलब वो नहीं होता, मतलब हम कभी कभी जैसे होता है ना, कभी कभी दो भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है और बच्ची बोलती है मदर से कि नहीं नहीं ये तो आपका राजा बेटा है ना। सो इस टाइप से, मतलब जब कभी हम कुछ बोलते हैं पॉजिटिव बट उसका मीनिंग कुछ और ही होता है, सटायरिकली बोलते हैं ना हम कुछ, तो आयरनी होती है, मतलब जैसे एक तरह से ताना मारना ना, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें जो कहा जाता है उसका अर्थ मीनिंग कुछ डिफरेंट ही होता है ना, या जो रिजल्ट आने की जो उम्मीद होती है होता है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ठीक है, इसमें बहुत तरीके की आयरनी होती है, जैसे सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपके एकदम से, मतलब फायर स्टेशन में आग लग जाना, ठीक है, बिल्कुल विपरीत, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन। वर्बल आयरनी का मतलब होता है जैसे आप मान लो आप किसी थंडर में या तूफान में भीग रहे हो और आप कह रहे हो अरे वाह कितना सुहावना दिन है, मतलब तूफान में कोई ऐसे बोलता है, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्बल आयरनी, ठीक है। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, जैसे आप मतलब हम है, ऑडियंस है, हमको सच्चाई का
पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी लेकिन जो करेक्टर्स हैं उनको नहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं हमारे आयरनी, ठीक है। सो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे इसमें दिया हुआ है ना, इन जूलियस सीजर एंटोनी रिपीटेडली कॉलिंग ब्रूटस एन ऑनरेबल मैन। वर्बल आयरनी है यहाँ पे, वो ऑनरेबल मैन उसको बोल रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और ही है जब वो वहाँ पर है, ठीक है। तो जब हम कहते कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मेटोनिमी। Metonymy is a figure of speech in which an object or concept is referred to by the name of something closely associated with। मतलब हम उसका मीनिंग और नाम ही किसी और से रिलेटेड उससे चेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। मतलब जैसे आप बोले द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड। अब पेन किसका सिंबलिज्म है? राइटिंग का, ठीक है। और सॉर्ड किसका है? मिलिट्री फोर्स का। मतलब एक ऐसा अलंकार जिसमें किसी भी चीज़ के लिए उनका नाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलूँ सरल भाषा में कि द वाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। अब वाइट हाउस तो कर नहीं सकता, लेकिन ये किसका सिंबलिज्म है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूएस के प्रेसिडेंट को। इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है, मेटोनिमी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का, व्यक्ति का सीधे नाम लेने के बजाय उससे जुड़ी या उससे करीब की किसी दूसरी चीज़ का नाम लेकर बोलते हैं तो उसे मेटोनिमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताया, द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड। मतलब पेन यहाँ पर लिखने की शक्ति दिखा रहा है, सॉर्ड मतलब शारीरिक युक्त से हिस्सा है। तो या जैसे मैं आपको बोलूँ लैंड मी योर ईयर्स, तो यहाँ कान सुनने और ध्यान देने से है, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे मेरे अपने कान उखाड़ के दे दो यहाँ मतलब है कि मेरी चीज़ें सुनो, लैंड मी योर ईयर्स। तो इस टाइप से जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट ना कहकर उससे जुड़े हुए या उससे जुड़ी हुई चीज़ों का नाम ले देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटोनिमी। क्या बोलते हैं उसको? मेटोनिमी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी है चलिए अब नेक्स्ट है हमारी सिनेक्टकी। सिनेक्टकी का मीनिंग होता है जैसे अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मतलब एक ऐसा इस फिगर ऑफ स्पीच जहाँ किसी छोटे हिस्से को, मतलब छोटे से पार्ट को यूज़ करके हम पूरी चीज़ दर्शाने के लिए किया जाए, जिसका यूज़। जैसे मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊँ, जब आप कोई न्यू कार खरीदने के लिए कहते हैं, मुझे पहियों का एक नया सेट मिला है, ठीक है, न्यू सेट ऑफ व्हील्स, आई गॉट न्यू सेट ऑफ व्हील्स, ठीक है। तो आपने कार नहीं बोला, बट आपने बोला कि मुझे पहियों का एक नया सेट मिला है ना। इसका उपयोग करके आपने मतलब पूरी कार का उल्लेख कर दिया कि आपको क्या मिला है, ठीक है। मतलब जब आप कहते हैं ना, जैसे आप बोलते हो इंडिया ने मैच जीत लिया, तो यहाँ भारत पूरे देश शब्द का इस्तेमाल करके आप पूरी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मतलब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ? हाँ, तो इसको बोलते हैं सिनेक्टकी, ठीक है। ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है। हैंड्स किसको बोल रहे हैं? सेलर्स को। तो वहाँ पे होती है सिनेक्टकी। चलिए अब ये थे हमारे, ये भी पार्ट हमारा फिनिश हो गया, सारी फिगर ऑफ स्पीच भी हो गई हैं हमारी। अब क्रिटिकल हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर मैं शॉर्ट में यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कैथारसिस पे आ जाते हैं। इसके बाद आप मेरी वो फुल वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी देख लीजिएगा, उसके बाद आपका काम ख़त्म है। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी देखने के बाद जो ऑडियंस के अंदर जो पिटी और फियर का इमोशंस का प्योरिजन सफाई होती है, तो उसे कैथारसिस कहते हैं। जैसे होता है ना कभी कभी हम, जैसे हमने धुरंधर मूवी देखी थी या कुछ भी देखा, उसमें कुछ जब कुछ इमोशनल सीन आता है या कुछ वैसा आता है, तो हमारी जब आंखों से आंसू निकलते हैं ना, जब आप ऑडियंस से इतना जोड़ देते हैं उस सीन के ज़रिए, तो दैट इज़ कॉल्ड कैथारसिस, ठीक है। शॉर्ट में मैंने समझा दिया, आप जाके लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा। नाउ हामार्शिया।
Hamartia is a tragic flaw or error in judgment that leads to the downfall of a tragic hero. जैसे मैकबेथ का ओवर एम्बिशन की वजह से वो ट्रेजिक फ्लॉ था उसका, एरर इन जजमेंट, कि उसने किंग को मारने का फैसला किया और उसने किंग को मार के वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमार्शिया, द ट्रेजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट. जैसे हैमलेट का भी सेम यही था, एरर इन जजमेंट ये था, उसको वो ओवर थिंक करता था और डिसीजन नहीं ले पाता था. मैकबेथ का क्या था, ओवर एम्बिशन थी. तो हम सब में किसी ना किसी के अंदर हमार्शिया है, सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं, जो हम एरर इन जजमेंट करते हैं, जो ट्रेजिक फ्लॉ है, सबके अंदर है. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको मैंने शॉर्ट में बहुत ही इजी वे में आपको समझाया था, बट मैं यहाँ पे भी आपको बोल देती हूँ. टी.एस. इलियट के द्वारा जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में 1919 में ऐसे में पूरा पॉपुलर किया गया ये टर्म. 1919 में, ये डेट मेंशन है, इसको लिख लीजिए. इसका मतलब होता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या चेन को इवेंट्स का एक सेट तैयार करना. मतलब अगर आपका मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है ना, बादल काले नहीं छाए हुए हैं और एक कांच टूटा हुआ है, तो आपको सिचुएशंस देख के पहले ही लग जाएगा कि कुछ तो कोई तो सैड है, तभी रूम में अंधेरा, बारिश हो रही है, मतलब बादल भी रो रहे हैं, इस टाइप से. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी. ये जॉन कीट्स के द्वारा दिया गया टर्म है. एक राइटर वह एबिलिटी जिसमें वह अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज और डाउट्स को बिना किसी इरिटेबल रीच के, सच्चाई के या फैक्ट के पीछे भागे बर्दाश्त कर सके. ठीक है. एक राइटर की वो एबिलिटी जिसमें वो अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज एंड डाउट्स को बिना किसी इरिटेबल रीच के, सच्चाई के, फैक्ट के पीछे भागे बर्दाश्त कर सके. ठीक है. नो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, बहुत ही ईजी में. एस.टी. कॉलरिज ने ये टर्म दिया था बायोग्राफिया लिटरेरिया में. जब हम किसी सुपरनेचुरल या फिक्शनल स्टोरी को सच मान लेते हैं ताकि उस लिटरेरी वर्क का आनंद ले सके. मतलब हमको पता है सच क्या है, बट फिर भी हम उसको एंजॉय करने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए उस लॉजिक को साइड हटा देते हैं. जैसे हम जैसे अब पहले वो आई थी बाहुबली, तो वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे इतना दूर दूर तक कूद रहे हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है, बट हम उसको एंजॉय करने के लिए. जैसे स्पाइडरमैन है, उसको देख के हम एंजॉय करते हैं, रियलिटी नहीं है, बट हम एंजॉय करने के लिए इसको देख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. पैथेटिक फैलेसी क्या है आपकी, जॉन रस्किन द्वारा जो ये टर्म दिया गया, नेचर या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को इंसानी इमोशन देना. मतलब जैसे द क्रूअल क्रॉलिंग फॉर्म, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमोशन को इंसानी इमोशन दे देना. ठीक है. ये पर्सोनिफिकेशन का ही एक टाइप है, पर इसमें नेचर पर ज़्यादा फोकस आता है. ठीक है. नाउ द लास्ट वन, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. टी.एस. इलियट ने बहुत टर्म दिए हैं, ये टर्म भी टी.एस. इलियट ने दिया है. एक टर्म ऊपर दिया था, ये है 17वीं सेंचुरी के बाद वाला थॉट और फीलिंग, दिमाग और दिल जब अलग हो जाए. ठीक है. तो ये थे हमारे लास्ट आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी टर्म्स सब कुछ बता दिया है, जिसमें आपको सब कुछ समझ आया होगा. और अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना मेरी इस मेहनत के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हिट द बेल आइकन, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. अगर आप चाहें किसी और टॉपिक पे, आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए. कमेंट आप करते नहीं हैं देखने के बाद भी, तो जब आप करेंगे तभी मुझे पता चलेगा. और अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पूरा PDF मैं अपना चैनल बनाकर मैं उस पर डाल दूँगी, अगर कहेंगे तो. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.